हाय व्यूवर्स, दिस इज मी रिबाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद है, डॉक्टर मुक्तिदर खान, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में बहुत ज्यादा अबूर रखते हैं और यूएस की यूनिवर्सिटी में वो एज अ लेक्चरर प्रोफेसर हैं, वहां पर पढ़ा रहे हैं। और उनसे आज हम डिबेट करने जा रहे हैं इंडिया के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, इनके रिलेशंस के हवाले से और इकोनॉमी फैक्टर्स के हवाले से। तो सर, सबसे पहले हमारे प्रोग्राम में आपको स्वागत है और हमारे व्यूअर्स के लिए आपने टाइम निकाला, उसके लिए भी बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया रिबाहा, आपने मुझे आपके शो पे बुलाया। थैंक यू वेरी मच। और आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनकम, हेलो जी। सर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आपका चैनल, अक्सर आपके प्रोग्राम्स देखती हूँ और बड़ा अच्छा यूट्यूब चैनल चला रहे हैं आप और बड़ा अच्छे लेक्चर्स आपके सुनने को मिलते हैं। तो वो सबसे पहला मेरा सवाल है सर कि आप 1960 से इंडिया से बिलोंग करते हैं, हैदराबाद में पैदा हुए और तब से अब तक आप बताइएगा कि पाकिस्तान और इंडिया की इकोनॉमी में बहुत जमीन आसमान का फर्क है और फैक्ट्स ये बताते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी बहुत ज्यादा जो है वो बहुत बड़ी है, बहुत अच्छी है और 5th रैंक पर इंडिया स्टैंड कर रहा है। उसके बाद जब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, इससे पहले मैं पब्लिक रिव्यूज लेती थी पाकिस्तानी आवाम के, तो वो एक फैक्टर बताते थे कि इंडिया की इकोनॉमी इसलिए बड़ी है क्योंकि वहां की आवाम बहुत ज्यादा है। तो सर, ये जरा आप एलैबोरेट कीजिएगा कि इंडिया की इकोनॉमी अच्छी होने की क्या वजह है और वो 5th रैंक पर स्टैंड कर रहे हैं और पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो कंडीशन है वो भी आपके सामने है। इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए इसकी बैकग्राउंड पे जरा रोशनी डालिएगा। देखिए, पहले तो मैं आपके सुनने वाले का वो जो एक्सप्लेनेशन है कि पॉपुलेशन की वजह से इकोनॉमी बड़ी है, उसको जरा डिबंक कर देता हूँ। पाकिस्तान की जो करंट जीडीपी है, इट इज अबाउट 375 बिलियन डॉलर्स के करीब। पाकिस्तान की आबादी 22-22.5 करोड़ है। तो पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है, इट इज अबाउट 1/7 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। यानी इंडिया के पॉपुलेशन 7 गुना ज्यादा है, लेकिन इंडिया की जो इकोनॉमी है, जीडीपी, वो पाकिस्तान से 10 गुना ज्यादा बड़ी है। इट इज $3 ट्रिलियन इकोनॉमी। सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, और वो डिफरेंस आपको जीडीपी पे नजर आ जाता है। जीडीपी पर कैपिटा इनकम, तो पाकिस्तान की जो पर कैपिटा इनकम है करंटली इज अराउंड 1600-1700 यूएस डॉलर्स, और इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है $2500 तक है। तो जो अगर आप कंट्रीज विद डिफरेंट पॉपुलेशंस को कंपेयर करें तो देन यू कैन डू दैट बाय जीडीपी से आपका अंदाजा हो जाता। तो साइज के लिए कंट्रोल करते हुए भी यू कैन क्लियरली से कि इंडियन इकोनॉमी इज अ बिगर इकोनॉमी। दूसरी चीज ये है कि जो इंडिकेटर्स, जो दूसरी चीजें हम देखते हैं, ग्रोथ रेट्स देख रहे हैं, या फॉर एग्जांपल अगर आप अभी जो पाकिस्तान इज गोइंग थ्रू ए फेज जहां पर आपके पास कैश क्रंच है, मतलब यू आर हैविंग ट्रबल विद फॉरेन करेंसी, आपके पास मेरे ख्याल से 6 या 7 बिलियन डॉलर से कम रिजर्व्स है फिल वक्त। तो देयर इज अ फियर कि शायद आप आइंदा जनवरी फरवरी में जो लोन्स आ रहे हैं ड्यू, यू मे नॉट बी एबल टू पे दैट। अगर वो पे कर सकते हैं तो फिर आपकी जो इंपोर्ट्स हैं, खासतौर से एनर्जी वगैरह को लेकर, यू विल हैव ट्रबल इंपोर्टिंग दैट। तो इंडिया के पास तो तकरीबन 570 बिलियन डॉलर्स अभी फिल वक्त रिजर्व में है। सो दैट गिव्स यू एन आइडिया कि इकोनॉमीज की हेल्थ में, इकोनॉमी की ग्रोथ में और इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स को अगर आप फ्यूचर में देखें तो इंडिया इज करंटली एट द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल। जब हम इकोनॉमी को, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को देखते हैं तो उसके 2 मेजर्स होते हैं रबिया जी। एक इंडिकेटर जो है उसको हम नॉमिनल इंडिकेटर कहते हैं। नॉमिनल इंडिकेटर्स वो होते हैं जो सीधा डॉलर पे मेजर कर लेते हैं। बट क्योंकि मतलब $1 अब जैसा कि इंडिया में 80 रुपए के करीब है, बट यू कैन गेट मोर फॉर $1 इन इंडिया देन इन अमेरिका। और पाकिस्तान में भी $1 में जो तकरीबन आपके पास क्या $200 के करीब, रुपयों के करीब है। तो 200 रुपए में आपको ज्यादा चीजें मिल सकती हैं बनिस्बत $1 के अमेरिका में।
तो वो जो परचेजिंग पावर की कैपेसिटी है उसको एडजस्ट करके दे कम अप विद अ सेकंड मेजर कॉल्ड पीपीपी कहते हैं। तो अगर आप नॉमिनल में देखें तो इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, अभी बर्तानिया से बड़ी हो गई है, तो अमेरिका, चाइना, जापान और जर्मनी के बाद इंडिया का 5वां नंबर आता है। लेकिन अगर आप परचेजिंग पावर पे एडजस्ट कर लेते हो, इंडिया इज ऑलरेडी द 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो चाइना सबसे बड़ी है, उसके बाद अमेरिका है, उसके बाद इंडिया आ जाती है। और 2031 यानी आज से 9 साल के बाद फोरकास्ट है कि इंडिया विल बिकम द 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी। तो ग्रोथ रेट इतनी तेजी से हो रही है। अलबत्ता जहां तक पाकिस्तान की इकोनॉमी का फोरकास्ट है, गोल्डमैन सैक्स नाम की जो इन्वेस्टमेंट कंपनी है, उनका एक पेपर छपा है कॉल इकोनॉमिक आउटलुक 2075, यानी वो 50 साल से भी ज्यादा आगे देख रहे हैं। तो उनकी जो 2075 का फोरकास्ट है उसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तान विल बिकम द 6th बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, but at that time India will be the 2nd biggest economy in the world. So लेकिन अब 55 साल में क्या हो सकता है, like who knows what will happen, but so long term forecasting है, उसकी academic value ज्यादा है, but I don't think it has many policy values. लेकिन अगर आप in the past देखते हैं, अगर आप 1950s और 1960s में, मेरे ख्याल से अयूब खान का जमाना था शायद, राइट, 1960s। सो अगर उस जमाने में देखें और अगर आप लिटरेचर पढ़ें ग्लोबल इकोनॉमी में, तो जो एशियन टाइगर्स का जिक्र होता था उस जमाने में, वो थे हांगकांग, ताइवान और पाकिस्तान और इजिप्ट। तो अगर आप 1950s 1960s में जाके देखें तो पाकिस्तान हैड अ वेरी रोबस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, 8-9% से ज्यादा ग्रोथ हो रहा था। इंडिया उस जमाने में सोशलिस्ट ब्लॉक में था, इंडिया में सोशलिज्म का जोर था, और इंडिया में वो क्या कहते हैं, इकोनॉमिस्ट कहते थे हिंदू ग्रोथ रेट विच यूज्ड टू बी लेस देन 5%। तो इंडिया वाज ग्रोइंग अराउंड 5% और लेस, और पाकिस्तान उस जमाने में 9। So 60s 70s तक पाकिस्तान was doing reasonably well economically, वो आगे था। आप देखेंगे उस जमाने में per capita quality of life वगैरह was much better, but 1991 से जब नरसिम्हा राव का जमाने में प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन मनमोहन सिंह जब फाइनेंस मिनिस्टर वगैरह थे, सोवियत यूनियन का कोलैप्स हो गया, तो इंडिया मेड ए वेरी गुड एडजस्टमेंट 1991 में, वेर इट स्टार्टेड इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन शुरू कर दिया। तो वो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की वजह से, और दैट वाज आल्सो द टाइम जब बिल क्लिंटन प्रेसिडेंट बने 1992 में, एंड ही स्टार्टेड पुशिंग ग्लोबलाइजेशन, एनलार्जमेंट ऑफ मार्केट्स वगैरह। तो बिल क्लिंटन के 2 स्लोगन थे, टू एक्सपैंड डेमोक्रेसीज एंड एक्सपैंड द मार्केट्स ग्लोबली। तो इंडिया उस जमाने में was benefiting from both. India was liberalizing and becoming a global economy, और India was also democratic, तो करीब आने लगे थे। तो वहां से इंडिया took off, और फिर 2000, मेरे ख्याल से 2005 या 6 से लेकर 2018 तक इंडिया actually grew faster than China also, और अब भी कोविड के बाद it is the fastest growing large economy। छोटे छोटे कंट्रीज जो है जिनकी इकोनॉमिक बेस छोटी होती है, दे हैव हायर ग्रोथ रेट्स। तो इंडिया इज ग्रोइंग। अभी इनफैक्ट आज या कल वर्ल्ड बैंक और दूसरे मेजर्स करते हैं, दे हैव रिवाइज्ड द इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ऑफ 2022। इनिशियली 6.3 कहते थे, अब वो 6.9% से इंडिया की इकोनॉमी ग्रो हो रही है 2022 में। तो इस तरह से अगर देखें आप, तो यू कैन से दैट we are looking at a moment in history when India is at its best economically, or Pakistan is at its worst economically. अगर आप देखें 75 years की आजादी में, so these are the current broad मतलब strokes में आपको economy के बारे में बता सकता हूँ। लेकिन अगर आप interested हैं, then we can talk about what the drivers are इसमें।
अगर जी बात करें अभी रिसेंटली बहुत से ऐसे पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स भी हैं एफबीआर से रिलेटेड, मैं अब उनका नाम नहीं लेना चाहती, उन्होंने बहुत से प्रेडिक्शन किया और बताया है कि पाकिस्तान डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तौर पे जो डिफॉल्ट कंट्री बन चुका है और पाकिस्तान की इकोनॉमी इस कदर खराब है, इवन कि हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व हैं वो अफगानिस्तान से भी कम है, हालांकि हम उनकी इकोनॉमी को सबसे वर्स्ट इकोनॉमी कहते हैं और मतलब अफगानिस्तान का शुमार जो है वो सबसे वर्स्ट कंट्रीज में हो रहा है, उनके पासपोर्ट हो गए, उनकी इकोनॉमी होगी, उनकी हर चीज में हम उनको वर्स्ट कह रहे थे। और आज जो पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व जो हैं वो अफगानिस्तान से भी कम हो गए हैं। तो सर आप इस पूरे सिनेरियो को क्या कैसे देखते हैं और मतलब इस स्टेटमेंट्स को कैसे देखते हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कंट्री उन्होंने डिक्लेयर कर रहे हैं, तो इसके पीछे क्या रीजंस है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी दिन ब दिन गिरती जा रही है? देखिए, डिफॉल्ट से मतलब ये होता है कि आपने जो लोन्स लिए हुए हैं, फॉरेन लोन्स, उनको आप उनका जो डेट सर्विसिंग होता है, यानी मिसाल के तौर पे अगर आप $1,000 अगर आपने बोरो किए हैं तो उसका जो इंटरेस्ट होता है, लेट्स से कि उसके $50 उसका इंटरेस्ट है, तो अगर आप वो $50 भी पे नहीं कर सकते तो डिफॉल्ट हो जाता है। तो यूजुअली क्या होता है, लेट अस से कि आप फ्रीज तो नहीं हो गए रेबा, कैन यू हियर मी? तो लेट अस से कि अगर पाकिस्तान ने लेट्स से कि उन्होंने किसी मुल्क से $1 बिलियन लोन लिया हुआ है और दे हैव टू पे देम $5 मिलियन एज इंटरेस्ट फॉर दैट ईयर, लेकिन अगर पाकिस्तान के पास $5 मिलियन नहीं है, मतलब दे मे हैव द मनी, रूबल होगा या ये होगा, बट अगर डॉलर नहीं है तो दे कांट पे बिकॉज दे हैव टू मेक द पेमेंट इन डॉलर्स। तो वो क्या करते हैं, आईएमएफ के पास जाते हैं और फिर वो $5 मिलियन का लोन आईएमएफ से ले लेते हैं डॉलर का, फिर वो डॉलर वो पे करते हैं। तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मुल्कों के पास, खासतौर से जो मुल्क डेट ड्रिवन इकोनॉमीज होते हैं, यानी वो डेवलपमेंट के लिए कर्जे लेते हैं, उनको ये स्ट्रगल रहता है टू मेंटेन फॉरेन एक्सचेंज। इसलिए आपको याद होगा कि मुझे याद है जब मैं अमेरिका आ रहा था पढ़ने के लिए, इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू गेट डॉलर्स टू इवन पे ट्यूशन बिकॉज गवर्नमेंट के काफी रेस्ट्रिक्शंस थे ऑन हाउ मेनी डॉलर्स। ट्रैवल के लिए भी अगर आप जा रहे हैं बाहर छुट्टी पर तो आपको $500 से ज्यादा गवर्नमेंट पैसे नहीं देती थी, बिकॉज देन इट वुड ब्रिंग डाउन द रिजर्व्स। मुल्कों में दो किस्म के रिजर्व्स होते हैं, एक तो खुद सेंट्रल बैंक के पास जो रिजर्व होता है जो वो खरीदते हैं डॉलर्स, और दूसरा प्राइवेट बैंक्स में भी होता है। तो पाकिस्तान के पास करंटली गवर्नमेंट के पास कम पैसे हैं, प्राइवेट बैंक्स में ज्यादा हैं जो डॉलर जो कह रहे हैं अबाउट 7.5 बिलियन की बात कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ इट इज आई थिंक इन प्राइवेट बैंक्स। और अफगानिस्तान की जो वो $9.5 बिलियन जो है वो मेरे ख्याल से दे आर इंक्लूडिंग द 7 बिलियन जो अमेरिका के पास फ्रोजन है। So on paper Afghanistan has more reserves, but अफगानिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत पाकिस्तान से बहुत बुरी है, दे आर ऑन द वर्ज ऑफ स्टारवेशन। तो जो आपकी क्रिटिक्स जो कंपेयर कर रहे हैं वो मुबालगा का इस्तेमाल कर रहे हैं दे आर जस्ट ट्राइंग टू शेम पाकिस्तान बाय सेइंग वी आर नॉट इवन एज गुड एज अफगानिस्तान। लेकिन आपका सिचुएशन बहुत सीरियस है। अगर आप डिफॉल्ट मुल्क बन जाते हैं ना तो देन यू विल हैव ट्रबल गेटिंग लोन्स, तो मुश्किल पे मुश्किल हो जाएगी वो। सो एक मुश्किल ये है कि यू आर इन ए डेट क्राइसिस, दूसरी ये है कि आप अगर आपकी रेटिंग अगर गिर गई बिकॉज यू आर डिफॉल्टर, तो आपको जो कर्जे लेने पड़ेंगे कर्जे चुकाने के लिए वो कर्जे भी नहीं मिलेंगे। सो इट बिकम्स वेरी प्रॉब्लमैटिक। वो सारी चीजें ऑटोमेटिक हो जाती हैं, बैंक्स में स्टार्ट, मतलब अगर आप प्राइवेट सेक्टर से भी अगर लोन्स लेना चाहे तो यू विल हैव प्रॉब्लम्स इन गेटिंग रेटिंग्स, और फिर अल्टीमेटली आपको वॉशिंगटन के कदमों में आके गिरना पड़ेगा एंड देन सी इफ द यूएस इज विलिंग टू हेल्प। यूएस ने ऑलरेडी हेल्प कर चुका है, जो $1 बिलियन आईएमएफ से आपको लोन मिला है इस साल, दैट इज बिकॉज द यूएस अलाउड। एक थोड़ा सा पीरियड था जिसमें काफी मेहरबान हो गई थी अमेरिका आपको $450 मिलियन F-16 के लिए। देखिए आपकी जो गवर्नमेंट है मुझे समझ में नहीं आता, मैं गुड गवर्नेंस पढ़ाता भी हूँ और
साल में एक बार एक कोर्स पढ़ाता हूँ, पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग नेशंस, जिसमें वी टॉक अबाउट दीज थिंग्स. और मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट डज नेवर, पॉलिसी बनाने से पहले मुझे लगता है कि दे डोंट इवन आस्क कि व्हाट इज गुड फॉर पाकिस्तान. वो एक, आई डोंट नो व्हाट ड्राइव्स. सो फॉर एग्जांपल, जब ये पाकिस्तान को अमेरिका ने कहा कि हम आपको $500 million देंगे F-16 को, भाई आपको क्या जंग लड़ना है इस वक्त ये हालत में? आपके 33% ऑफ आपका इलाका पानी के नीचे डूबा हुआ है, आपकी आवाम भूखी मर रही है, फ्लड से आपको स्ट्राइक हुआ है, आपकी इकोनॉमी डूब रही है, आपको जंग लड़ना चाहिए? हवाई जहाजों को उड़ा के करेंगे क्या? F-16 हर बार जब उड़ते हैं तो बहुत खर्चा भी आता है, और वो खर्चा डॉलर्स में आता है, बिकॉज यू हैव टू रिप्लेस दोस पार्ट्स इन डॉलर्स. तो मुझे हैरत ये हुई कि why didn't Pakistan say कि भाई, instead of giving us military aid, why don't you give us financial aid for economic development, या relief, हमारे foreign currency का relief कर दे. So to me it appears कि पाकिस्तान की जो मुल्क की जो जरूरतें हैं, जो वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी थे उनकी जो जरूरतें हैं, और जो आपकी एलिट की जो एम्बिशंस हैं, वो दोनों में बहुत फर्क है. और एलिट इज ड्रिवन मोर बाय जियोपॉलिटिक्स और आपकी जो मिलिट्री की जो जरूरतें हैं, एंड दैट हैज, आई थिंक, अंडरमाइंड आपका इकोनॉमिक ग्रोथ. और ये आपको शायद अजीब साउंड करेगा, लेकिन आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब तक नहीं होगी, जब तक आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे. तो बाजवा साहब के जमाने में एक दो अजीब, मतलब देयर वाज दिस स्लोगन के वी आर गोइंग टू शिफ्ट फ्रॉम जियो पॉलिटिक्स टू जियो इकोनॉमिक्स. याद होगा आपको, जियो इकोनॉमिक्स लफ्ज 2-3 बार इस्तेमाल किया गया था पाकिस्तान में. तो दैट वाज इन प्रिंसिपल ए गुड आइडिया. इसका मतलब ये था कि हम जंग, जियो पॉलिटिक्स, इंडिया को बैलेंस करेंगे, कश्मीर वगैरह से छोड़ के हम इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट्स की तरफ रुजू. लेकिन ये ख्याल आर्मी के पास से क्यों आ रहा था? ये ख्याल आपके इकोनॉमिस्ट क्यों नहीं दे रहे थे? ये ख्याल आपके पास आपकी गवर्नमेंट की तरफ से. और जो लास्ट 2-3 साल थे इमरान खान की प्राइम मिनिस्टरशिप में, तो इमरान खान वाज टॉकिंग अबाउट रिलीजियस सिंबलिज्म ज्यादा. हम मदीना बना देंगे, ये बना देंगे, वो. भाई, खुलफा राशिदीन की जो टोटल पीरियड थी वो 30 साल. उसके बाद से मुसलमानों ने भी ये मॉडल रिजेक्ट कर दिया, सहाबियों ने रिजेक्ट कर दिया. मुआविया के जमाने से खत्म हो गया था. सो देयर वाज नो मदीना, द किंगडम ऑफ मदीना. तो मदीना में भी नहीं रहा ना इतने सालों से. इनको बड़ा शौक उठा टू एस्टैब्लिश दैट इन पाकिस्तान. ना तो इकोनॉमी की फिक्र, ना ही फोकस्ड ऑन इट. और आप अजीब अजीब चीजें सुनने में आती हैं. वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमिस्ट जो आपके हैं वो यहाँ पर प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं. उनको बुलाया एडवाइजर, फिर एक हफ्ते के बाद उनको निकाल दिया क्योंकि वो अहमदिया निकल गए. तो सो इट इज अ वेरी स्ट्रेंज थिंग कि द कंट्री इज फोकस्ड ऑन रिलीजियस सिंबलिज्म rather than economic development. So I think fundamentally Pakistan will have to rethink that. जहां तक इंडिया के सवाल है, इंडिया के ये अंग्रेजी लफ्ज फ्रेज है कि इंडिया हैज ऑल इट्स डक्स इन ए रो, जो कहते हैं ना. तो इंडिया के अब इट्स लाइक लॉट ऑफ पॉजिटिव थिंग्स हैपनिंग. एक के इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी की वजह से अमेरिका की इंडिया की जियोपॉलिटिकल स्टेटस एकदम बढ़ गया है. जो चीज पाकिस्तान एंजॉय करती थी, यानी पाकिस्तान की अहमियत ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर और रशिया के इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान में, पाकिस्तान ज्योग्राफी की वजह से काफी कैश कर चुका. बहुत पैसे लिए अमेरिका से, अहमियत बढ़ गई पाकिस्तान की और पाकिस्तान की मिलिट्री की. अब बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ चाइना, इंडिया इज गोइंग टू एंजॉय दैट स्टेटस. इंडिया की ज्योग्राफी की वजह से, इंडियन ओशन की वजह से, इंडिया इज बिकमिंग जियोपॉलिटिकली वेरी इंपॉर्टेंट टू द वेस्ट, जिसके वजह से इंडिया इज गोइंग टू बेनिफिट. दूसरी चीज ये, जी
सर यहाँ पर एक बात मैं कोट करना चाहूंगी कि हम हमेशा इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज को राइज ही देखते हैं और उनके कंट्रीज के रिलेशन अदर कंट्रीज के साथ ओवरऑल वर्ल्ड के साथ बहुत अच्छे हैं, चाहे वो इस्लामिक कंट्रीज क्यों ना हो। अब हम देखते हैं कि उनके इस्लामिक कंट्रीज के साथ रिलेशन बहुत अच्छे हो गए। इवन कि हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब ने भी ये कहा कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज बहुत अच्छी हैं। सर क्या कंपैरिजन फील करते हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में? देखिए, आई डोंट थिंक कि आपके पास कोई फॉरेन पॉलिसी है। लाइक आपका विजन क्या है? अगर मैं पाकिस्तान के किसी भी रूलिंग पार्टी, अब आपकी जो शहबाज शरीफ साहब है, ही इज लाइक ए क्राइसिस मैनेजर, राइट? इधर से उधर भाग रहे हैं, क्राइसिस, ये क्राइसिस, वो क्राइसिस, यहाँ पे आग लगी है, इसको आग बुझाए, वहां भागे आग बुझाए। और प्लस आपके पास वो दो गेम खेल रहे हैं, यानी एक तो एक मुल्क को चला रहे हैं, दूसरा इमरान खान के साथ जो पॉलिटिक्स चल रही है उस पर उनका पता नहीं कितना वक्त दिन भर खर्च हो जाता है ट्राइंग टू अंडरस्टैंड what Imran Khan's next move is going to be and how to respond. यानी वो प्राइम मिनिस्टर होते हुए भी he is still involved in politics मुसलसल, गवर्नेंस पे तवज्जो कम, सियासत पे ज्यादा है। बट पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो शुरू से रही है, इट हैज बीन ऑब्सेस्ड विद इंडिया एंड कश्मीर, कि भाई हम कैसा किसी न किसी तरह कश्मीर को हम कब्जा कर लें, किसी न किसी। तो उसका जो लेवरेज रहा है इंटरनेशनल रिलेशंस में यही था कि हमको पैसा दे सऊदी अरब से स्पॉन्सरशिप और फिर अमेरिका से हथियार टेक्नोलॉजी, बट दे डिड नॉट हैव ए विजन। इंडिया हमेशा से विजन रहा है। सो फॉर एग्जांपल नेहरू के जमाने में इंडिया वाज द लीडर ऑफ द नॉन अलाइन मूवमेंट, तो ना सिर्फ नॉन अलाइन मूवमेंट को क्रिएट किया, नॉन अलाइन मूवमेंट का विजन दिया। और अब इंडिया अंडर जयशंकर की जो incredibly brilliant leadership है, they have moved from what is called non-aligned movement to multi-alignment policy। और साफ कहते हैं कि इंडिया की बेहतरी, इंडिया की नेशनल इंटरेस्ट पे चलते हैं। जब जयशंकर फॉरेन पॉलिसी के सजेशंस करते हैं, आर्टिकुलेट करते हैं, वो ये नहीं सोच रहे कि क्या इसके बेसिस पे मेरा क्या फायदा होगा, क्या मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा, क्या मेरा बेटा प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, क्या मेरी बेटी। ही इज नॉट थिंकिंग ऑफ एनी ऑफ दिस थिंग, ही इज ओनली आस्किंग वन क्वेश्चन, what is best for India in this situation, and he is acting on it। और उससे ये हो रहा है कि दूसरी कंट्रीज आर रेस्पेक्टिंग इट। और आपको ये पिछले 5-6 महीने में जो इंडिया ने रशिया की ऑयल खरीदी है, इन स्पाइट ऑफ सो मच प्रेशर फ्रॉम द वेस्ट, दे नो कि दिस इज नॉट अ डिसीजन मेड बाय करप्ट पॉलिटिशियंस। They know कि this decision is made by those जो अपनी मुल्क की बेहतरी चाहते हैं। और वो साफ वादे है उस पॉलिसी से कि इंडिया को सस्ते में तेल मिल रहा है, $33-35 पर बैरल पे ले रहे हैं, इतने डिस्काउंट। So they are respecting the fact कि India is doing things which is in the interest of India as a country। आपके लीडर्स के कई मैं डिसीजंस देखता हूं, दे आर लाइक आइदर उनके इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए होती हैं या इस्लाम के नारे पे चलती हैं। इट डजंट मेक सेंस। आई डोंट नो व्हाई दे आर ट्राइंग टू डू दिस। आपका एज अ लीडर ऑफ योर कंट्री, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज बेसिक चीज, भाई लोग सेफ हैं, लोगों के पास खाने के लिए चीजें हैं, एजुकेशन पे इन्वेस्ट करिए। एजुकेशन में इतना बैकवर्ड है आप लोग की हैरत होती है। मैंने अभी मेरा ये लास्ट वीक के क्लासेस के, इनफैक्ट कल क्लासेस खत्म हुए। सो मेरी एक क्लास थी सूफीज्म पे, जिसपे आई वाज रनिंग ए सिमुलेशन। तो सिमुलेशन में ये कर रहा था कि ओआईसी को सिमुलेट किया उस क्लास में, और स्टूडेंट्स को एक स्टूडेंट वाज रिप्रेजेंटिंग वन कंट्री ईच, और उस कंट्री So we were representing कि अगर OIC will set goals, जैसा कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स है ना, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है यूएन के, अगर OIC उस तरह के गोल्स डेवलप करता मुस्लिम उम्मा के लिए, तो वो क्या होंगे। So it was interesting to see कि मेरे अंडर ग्रेजुएट बच्चे, 19 साल के बच्चे, ये सारे गोरे जो कभी किसी मुस्लिम मुल्क को गए नहीं, सिर्फ 3 मुस्लिम दुनिया के स्टूडेंट्स थे उसमें, तकरीबन 35 स्टूडेंट्स में थे। दे वर मेकिंग बेटर पॉलिसीज फॉर OIC कंट्रीज देन OIC या ये इंडिविजुअल कंट्रीज, बिकॉज दे वर आस्किंग सिंपली क्वेश्चन कि व्हाट इज गुड फॉर माय कंट्री।
کہ میری کنٹری, تو جب میں ان کے ساتھ ان کو جو بریف دیا تھا, میں پوچھا کہ آپ اپنی کنٹری کی اکانومی کی ہسٹری پڑھیں, آپ کی جیوگرافی دیکھیں, اس کی پولیٹیکل سچویشن دیکھیں, اور یہ سوال پوچھیں کہ واٹ آر دا 3 things that my country needs. اور ہر ملک کے لیے ایجوکیشن اینڈ انویسٹمنٹ ان ایجوکیشن واز نمبر 1 goal, and they wanted to raise, مطلب وہ 10 سے 15% ایجوکیشن پہ خرچ کرنا چاہتے تھے ہر ملک میں. آپ دیکھ لیں آپ کے ملک میں there is no investment in education, in research, in scholarship. اور یہ دنیا is a knowledge based society, knowledge based economy, knowledge based world ہے. اور جب تک کہ آپ کا بجٹ it should be 6 to 8% on education. جب تک وہ لیولز پہ نہیں آئے آپ, یو آر ناٹ گوئنگ ٹو ہیو اے گڈ اکانومی. آپ بغیر ٹیکنالوجی کے, بغیر سائنس کے کیسے چلے گی اکانومیز, رائٹ؟ دیٹ از ویئر انڈیا ہیز ہیڈ اے ہیوج ایڈوانٹیج, کیونکہ وہ شروع سے کافی انویسٹ کی ہے نالج میں. اب دیکھیں آپ انڈیا کے IITs, انڈیا کے IIMs, انڈین انسٹیٹیوٹ آف سائنسز, انڈیا کے پرائیویٹ یونیورسٹیز. مجھے لگتا ہے کہ میں جس شہر سے آتا ہوں, حیدرآباد, انڈیا میں, I think Hyderabad has more engineering colleges than Pakistan. بالکل بالکل. شہر کی بات کر رہے ہیں, ایک شہر میں زیادہ انجینئرنگ کالجز ہے بنسبت پورے ملک کے. سو یو کین سمپلی ریئلائز کہ ہیومن ریسورس میں کتنا انویسٹمنٹ ہو رہا ہے. سو ہیومن ریسورسز آر ویری کریٹیکل. آپ کی اگر پاپولیشن پڑھی لکھی ہو تو اٹ آلسو ہیلپس میک یو مور ڈیموکریٹک, اور اٹ آلسو ہیلپس یو آلسو, یہ گلوبل اکانومی میں ہر قسم کے کنٹریبیوشن ہو رہے ہیں. اور ایک اور بات میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو چائنا کے ساتھ جو ٹینشنز بڑھ رہے ہیں امریکہ کے, اس کی وجہ سے اٹ از کوائٹ پاسبل دیٹ دا ویسٹ ول بی مور موٹیویٹڈ ٹو موو مینوفیکچرنگ فرام چائنا ٹو انڈیا. ایک نئی اسٹریٹجی شروع ہو رہی ہے, اس کو کہتے ہیں فرینڈ شورنگ. پہلے آف شورنگ کرتے تھے, یعنی آپ مینوفیکچرنگ یو وڈ موو ٹو اندر کنٹری جہاں پہ مینوفیکچرنگ سستی ہو, اینڈ آل آپ کے ریکوائرمنٹس چاہیے تھے کہ سیکورٹی ہو اور چیپ لیبر ہو اور اسکلفل لیبر ہو. تو چائنا بیکیم دا ورلڈز فیکٹری بیکاز اٹ واز ایبل ٹو پرووائڈ دوز تھنگس. لیکن اب کیا ہے, چائنا کے ساتھ جو پولیٹیکل ٹینشنز ہو رہے ہیں ویسٹ کے, اس کی وجہ سے سپلائی چینز آر ایٹ رسک. So they want to move away from offshoring to friend shoring. تو وہ فرینڈلی ملکوں میں انویسٹمنٹ کرنا چاہیں. تو یہ کوارڈ کے وجہ سے, انڈو پیسیفک اسٹریٹجی کی وجہ سے, انڈیا از کمنگ کلوزر ٹو دا ویسٹرن ورلڈ. اس کی وجہ سے اگر انڈیا میں چائنا سے مہنگا بھی پڑے تھوڑا بہت, بٹ آئی تھنک دیر ول بی مور اینڈ مور انویسٹنگ ان مینوفیکچرنگ ان انڈیا. So it is quite possible کہ جو فورکاسٹ ہے انڈیا کی گروتھ کے, انڈیا will outperform that growth. سر پاکستان کو پالیسیز اپنانی چاہیے جس سے پاکستان بھی انڈیا کی طرح گرو کر سکے. دیکھیے آپ کی پرائرٹی کیا ہوتی ہے. اب پاکستان کا پرابلم یہ ہو گیا کہ انڈیا کی گروتھ جو ہو رہی ہے نا, اکنامک گروتھ, تو اب مثال کے طور پہ انڈیا $3 trillion ہے. انڈیا از ایبل ٹو اسپینڈ $80 billion. ابھی اس کا بجٹ کچھ $76 billion ہے. اٹ از 10 times bigger than پاکستان's ڈیفینس بجٹ. پاکستان کا $7.5 billion ہے اس سال کا, انڈیا کا $76 billion ہے, 10 گنا زیادہ ہے. آپ اس کے باوجود آپ اس ملک سے ملٹری کمپیریزن کرنا چاہتے ہیں. نہ صرف آپ ملٹری کمپیریزن کرنا چاہتے ہیں, آپ اس ملک پر بیسیکلی حملہ کر کے اس کی زمین لینے کی کوشش کرنا چاہ رہے ہیں. کشمیر کی بات کر رہا ہوں میں. سو اگر وہ ہے then what is going to happen is کہ پاکستان will spend disproportionately more money on defense. سمجھے نا, یعنی آپ زیادہ سے زیادہ خرچ کرتے جائیں گے ہتھیار پر, ویپنز پر, جس کی وجہ سے آپ کی ملٹری کی اہمیت بڑھ جاتی ہے, اور آپ کی ملٹری بہت پیسے کھا جاتی ہے اکانومی میں سے. It is a big hole in Pakistan's economy. It is not a source of development. وہ پیسے بھی کھاتے ہیں, they make more money. بھائی باجوہ صاحب اتنے امیر کیسا ہو گئے بھائی سڈنلی, مجھے بتائیں. دوسری چیز یہ ہے, آپ کے جو نئے جو چیف آف آرمی سٹاف آئے ہیں منیر صاحب, بڑی ان کی تعریفیں ہیں کہ وہ حافظ قرآن ہیں. میرا ان کے لیے کھلے عام چیلنج ہے کہ آپ ہم کو بتا دیں آپ کی فائنینشیل حیثیت اب کیا ہے, تاکہ ہم 3 سال کے بعد دیکھیں آپ کتنا کماتے ہیں.
हाफिज कुरान कितने पैसे कमाते हैं, देख आपको पता चल जाएगा कि सिस्टम कितना करप्ट है। तो ये सारी चीजें यू हैव टू गेट इट आउट, यू हैव टू प्रायोरिटाइज। सो सबसे बड़ा प्रायोरिटी अगर आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जो इमरान खान वेलफेयर स्टेट कहते थे, वेलफेयर स्टेट कैसा होगा अनलेस यू प्रोवाइड बेनिफिट्स, हेल्थ केयर बेनिफिट्स, एजुकेशन बेनिफिट्स टू योर सिटीजन्स, यानी आपके एक्सपेंडिचर वहां से निकल के। अगर आप अमेरिका को देख लें, आप अमेरिका का जो बजट है उसमें हम जो मेडिकेयर हेल्थ पे जो खर्च करते हैं, दैट इज मोर देन व्हाट वी स्पेंड ऑन डिफेंस। सारे मुल्क में जो हम हेल्थ केयर पे और एजुकेशन पे स्पेंड करते हैं, दैट इज मोर देन द एक्सपेंडिचर ऑन आवर डिफेंस बजट। सो आपके पास वैसा नहीं है, आपका सबसे बड़ा आइटम इज डिफेंस। So you will have to focus on development, on education, on economic reforms. दूसरी चीज ये है कि some very basic चीजें जो होनी चाहिए थी in the beginning, वो चीज नहीं हुई। मिसाल के तौर पे लैंड रिफॉर्म्स अभी तक नहीं हुए आपके पास, लैंड रिफॉर्म्स ही नहीं हुए, तो जो जागीरदार हैं वो भी इंडस्ट्रियल सेक्टर कर रहे हैं। नवाज शरीफ इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल, जमीनें भी वही है, फैक्ट्रीज भी वही ओन करते हैं इन द स्टेट ऑफ पंजाब, राइट। सो देयर हैज टू बी सम फंडामेंटल डेवलपमेंट। आप एक दो किताबें हैं, एक टर्किश प्रोफेसर है एसिमोग्लू, व्हाई नेशंस फेल नाम की किताब है एक, व्हाई नेशंस फेल। तो उसमें उन्होंने कंपेयर करते कहा था कि वो मुल्क जो अपनी पब्लिक में रिसोर्सेज और बेनिफिट्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हर तरफ, वो मुल्क विल ग्रो फास्टर। और वो लोग जो एक्सट्रैक्ट करते हैं वेल्थ, दे विल नॉट ग्रो। सो आपके पास जो मिलिट्री है, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन, यानी वो सोसाइटी की रिसोर्स को खींच लेती है। और मैं बगैर करप्शन की बात करूं, करप्शन तो छोड़ दे, जो बाहर से पैसे आ रहा है वो भी खा जाती है, लाइक ए वैक्यूम की तरह है, वो सक करती है रिसोर्सेज। जहां आपको इन्वेस्ट करना चाहिए वहां नहीं इन्वेस्ट कर रहे। और सो दैट इज सम ऑफ द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया डजंट हैव प्रॉब्लम्स, इंडिया आल्सो हैज प्रॉब्लम्स। अगर ग्लोबल इकोनॉमी में रिसेशन आ गया तो जो एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमीज है उनके लिए मसला पैदा हो जाता है। दूसरी चीज ये है, अभी भी इंडिया में इवन दो इट इज बिकमिंग रैपिडली ग्रोइंग कंट्री, अभी भी करोड़ों लोग गुर्बत में है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है। सो इट हैज अ लॉट टू डेवलप बिफोर इट कैन बिकम लाइक ए फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री। तो आप देखें, सो आप अमेरिका की अब जीडीपी $70,000 पर पर्सन, मतलब हम हर सिटीजन के हिसाब से करें तो $70,000 कमाते। इंडिया में 2,500 है, तो अमेरिका इज नियरली 35 times richer than India in terms of population. बिल्कुल, इस तरह की बहुत एग्जांपल्स पाकिस्तान के आगे हैं। हम इंडिया की एग्जांपल ले लेते हैं, हम एक साथ अलग हुए हैं, हमें उनसे सीख के काम करना चाहिए, उनसे सीखते हुए अपनी फॉरेन पॉलिसीज बनानी चाहिए। इवन कि हमारे क्रिकेटर्स हो गए, हमारे जिनकी क्रिकेटर्स के अलावा जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अच्छी है। अब रिसेंटली मैं एक आर्टिकल पढ़ी थी कि यूएस के जो व्हाइट हाउस में एम्बेसडर हैं, उन्होंने भी इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी की बड़ी तारीफ किया और कहा है कि बहुत अलायंस है दोनों कंट्रीज। तो इससे पता चलता है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी स्ट्रांग है। दैट्स वाई यूएस की जानिब से जब मतलब सैंक्शंस थे रशिया पर, फिर भी जो है इंडिया मतलब यूएस के प्रेशर होने के बावजूद वो किसी भी झुकाव में नहीं आया, बल्कि वो अपने मुल्क के इंटरेस्ट के लिए काम करते रहे। उसके बावजूद यूएस की जानिब से इंडिया को सपोर्ट मिलती रही है। तो इस तरह की फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान को भी बनानी चाहिए। इवन अब कहा यह जा रहा है, सुनने में ये आ रहा है कि पाकिस्तान को भी अब जो है फाइनली रशियन ऑयल जो है वो प्रोवाइड किया जा सकता है। इस तरह फाइनलाइज हुआ है। अब आगे वाले आने वाले टाइम में देखिए पता चलता है कि जनवरी में ये सप्लाई किया जाता है पाकिस्तान को या नहीं। तो हमें भी चाहिए कि इस तरह की फॉरेन पॉलिसीज इंडिया से सीखते हुए बनाएं। तो ये प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि हमारी कंट्रीज में जो फ्लॉज हैं
اس کو دور کر کے ہم ڈیولپمنٹ کی طرف جا سکیں, اس طرح کی فارن پالیسیز بنا سکیں تاکہ ہمارا کنٹری بھی مختلف پروجیکٹس پہ, ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس پہ کام کر سکے. سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے ویورز کے لیے ٹائم نکالا, اور اس طرح کی ڈیبیٹ جاری رکھیں گے اور ڈفرینٹ ٹاپکس کے ساتھ. مجھے دیں اجازت, اور آپ کا بھی شکریہ, اور تھینک یو سو مچ.